अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लॉजिक्स वाला। आज हमारा कैपेसिटर का लेक्चर है। बहुत ही मज़े का टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगेन लॉजिकली डील कर रहे होंगे तो फोकस होना पड़ेगा। अगर दिल नहीं कर रहा तो दिल बनाना पड़ेगा। थक गए हो पढ़ते पढ़ते, करना पड़ेगा। यही डिफरेंस है गिव अप करने वाले में और ना गिव अप करने वाले में। जब 100 लोगों का दिल नहीं करता कुछ करने को, तो उनमें से जो 2 का दिल बना रहे हैं ना वो अपना करने को, वो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए आपको। मेरा दिल नहीं कर रहा था लेक्चर बनाने को। मेरा आज का तीसरा लेक्चर है। 2-2.5 घंटे के लेक्चर बना चुका हूं मैं पहले। आज का तीसरा लेक्चर है। दिल नहीं कर रहा था, लेकिन एक तरफ ये ख्याल था कि अगर सब कुछ छोड़ के बना दिया जाए, यही चीज आपको चाहिए। दिल नहीं कर रहा, एक्टिवेट हो जाओ। कुछ अरसा है सिर्फ। ये जो यूनिकनेस के ट्रैक पे चढ़ गए हो, कुछ अरसा है। पहली सीढ़ी जिसको एमडी कैट कहते हैं, ये हो जाएगी। बहुत सीढ़ी हैं आगे। एमडी कैट से बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करनी है आपने। तो अपने आप को हौसला दो, अल्लाह का नाम लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। इसका जो पुराना नेम है, इसको पुराने ज़माने में, दादा परदादा के ज़माने में, इसको हम कंडेंसर कहते थे। कंडेंसर क्यों कहते थे? कंडेंस कंडेंस करने का मतलब होता है जमा करना, या फिर जो चीज दूर पड़ी है ना उसको इकट्ठा कर देना। कंडेंसर हम इसको इसलिए कहते थे कि ये चार्ज को जमा करता था, चार्ज को स्टोर करता था। अब आओ इसकी डेफिनेशन में। कैपेसिटर क्यों बोला भाई फिर? क्यों? कैपेसिटी से। क्योंकि कोई चीज, कोई कंडक्टर ज्यादा स्टोर कर रहा था चार्ज, कुछ कम कर रहा था, तो कंडेंसर थोड़ा सही नहीं था। तो कैपेसिटी से हमने नया लफ्ज निकाला कैपेसिटर, जिसको बाद में हम कैपेसिटेंस भी कहते हैं। कैपेसिटर वो डिवाइस जो कैपेसिटेंस रखता हो। खत्म। डेफिनेशन की तरफ आओ। एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट that can store charges and electrical energy। ठीक है। अच्छा, स्टोर चार्जेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों बोला? ये चीज समझाता हूं, ये क्यों बोला, ये समझाता हूं, टेंशन नहीं लेनी। देखो, जो कैपेसिटर है ना वो डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। मेरे पास हो सकता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अलावा मेरे पास हो सकता है सिलेंड्रिकल। इसके अलावा मेरे पास हो सकता है स्फेरिकल। अच्छा, इनमें से सबसे सिंपल कौन है? ये है सिंपलेस्ट। अच्छा, ये है क्या? इसमें होता ये है कि इसमें मेरे पास सिंपल 2 प्लेट्स होंगी। एक प्लेट जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगी, दूसरी प्लेट जो कि नेगेटिव चार्ज होगी। सवाल उठता है, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होगी, ये नेगेटिव चार्ज कैसे होगी? ये मैं तरीका बताता हूं। ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। हेडिंग दे देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्जेस ऑन प्लेट्स।
ठीक है, यहां पर वो चीज तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, आया कैसे वो तो देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर आ गया और ये इनर सरफेस पर आता है, ये मैं बताता हूं, ये मैं बताता हूं। नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगी, यहां पर एंड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ट्रैक है, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोड़ूंगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, वो कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है कि टू आइडेंटिकल प्लेट्स हो हेल्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डी हो, फिल्ड विद वैक्यूम, या फिर इस पूरे जगह के अंदर जो इसके अंदर जगह है, या फिर कोई मीडियम ना हो या फिर कोई मीडियम हो, और अगर मीडियम हो तो उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। क्यों कहते हैं बताता हूं। अच्छा, अब एक सवाल जो कि आप गलत कर सकते हो, मिस्टेक यू कैन डू, एमसीक्यू जो आप गलत कर सकते हो, मिस्टेक यू कैन डू इज, मैं आपसे पूछता हूं नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, और मैं आपसे पूछता हूं नेट चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स, फर्क है दोनों में, ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स। कैपेसिटर की बात कर रहे हैं ना, तो कैपेसिटर पूरे सिस्टम को कहते हैं, उस प्लेट का जो सिस्टम है, इस पूरे का, इस पे पॉजिटिव है, याद रखो जितना पॉजिटिव आएगा ना उतना ही नेगेटिव यहां बनेगा। अच्छा, उतना ही क्यों बनेगा, ये इसकी रीजन यहां पता चलेगी, वेट करो, हो सर को ये पता लग जाएगा। तो ये तो क्लियर करो ना, सबसे जितना पॉजिटिव है ना आया है उतना ही नेगेटिव आएगा, सबसे पहले तो ये पक्का करो। अच्छा, नेट चार्ज होता है सम लो चार्जेस का, 10 कूलम प्लस माइनस 10 कूलम, पूरे कैपेसिटर लेना ना तो 0 कूलम आ गया। नेट चार्ज मेरे पास इसका क्या है, 0। अच्छा, नेट चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स क्या है सवाल, तो ये है आइदर ऑफ द प्लेट्स का मतलब होता है दोनों में से कोई भी, इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी, चलो अच्छा ये उठा लो पॉजिटिव, ले लो इसका नेट चार्ज पॉजिटिव 10 कूलम, या फिर ये ले लो माइनस 10 कूलम, तो मतलब क्या है, यहां पे आप लिख सकते हो 10 कूलम। अब वो 10 कूलम पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव फॉर द पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट के लिए। ठीक है, एक चीज यहां पे याद रखो, जो ये वाली प्लेट है ये हाई पोटेंशियल पे है। अब पोटेंशियल क्या है यार, ये आपको पता लग गया है, बहुत बार समझा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको चीज यहां तक क्लियर हो गई। ठीक है, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर वाली चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं ये समझाता हूँ, हौसला रखो, ये समझाता हूँ मैं। आपने ये पढ़ा होगा कि जो Q है ना इज इक्वल टू सी वी, मैं इसको V नहीं लिखूंगा, मैं डेल्टा V लिखूंगा। आपकी बुक में ना असल में V को उसने पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया है, V को मैं सिंपल पोटेंशियल ले लेता हूं, असल में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। कंफ्यूज हो जाओगे ना तभी बता रहा हूं, क्योंकि चार्ज ने पोटेंशियल की वजह से कभी स्टोर नहीं होना, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से होना है। बताता हूं। अच्छा, ये क्या है, चार्ज stored on the capacitor on either plate, on either plate, ये बड़ा जरूरी है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये नेट चार्ज कैपेसिटर का है, कैपेसिटर का नेट चार्ज नहीं है ये stored on either plate है, ये पक्का करो पहले। और ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। ओके, ये क्या है, ये मेरे पास है कैपेसिटेंस। ये क्या गेम है, ये मैं समझाऊंगा, ये पेंडिंग पे है अभी। ये मैं समझाऊंगा इसके बाद, पहले आओ कि चार्ज बनता कैसे, सुनो जरा। सपोज
मैं अब बनाता हूँ आपके सामने कैपेसिटर्स, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छी डायग्राम बनाऊँ आपके लिए। ठीक है, ये साथ। अच्छा, सबसे पहले एक चीज याद रखो कि जो चार्ज ने हर प्लेट पे स्टोर होना है ना, वो होना है इनर सरफेस ऑफ द प्लेट पे। बताता हूं, पहले ये देखो ना कि चार्ज आना कैसे है। अभी ना ये भी न्यूट्रल है, अभी ये भी न्यूट्रल है, और अभी ये भी न्यूट्रल है। लेकिन इनिशियली कह रहा हूं, कंफ्यूज ना कर देना, इनिशियली। अच्छा, होता क्या है, मैं यहां पे बैटरी लगाता हूं। अच्छा, ये जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स जो हैं ये कंडक्टर हैं, ये मेटल की बनी हुई हैं, ये याद रखो। अच्छा, ये मैं बैटरी लगाता हूं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। नेगेटिव यहां से क्या करेगा, पॉजिटिव की बात आ जाओ, चलो चलो पॉजिटिव की बात कर लेते हैं सब। अच्छा, ये न्यूट्रल का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि अगर प्लेट पर 3 ही पॉजिटिव है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज 0 है, क्योंकि चार्जेस तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, वो तो होंगे अंदर, लेकिन नेट चार्ज 0 हो सकता है, उसको न्यूट्रल बोल देते हैं। ये पढ़ा हुआ है आपने बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। अच्छा, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, करेगा ना अट्रैक्ट। ये मैंने लीड से जोड़ा हुआ है, आएगा इधर, इधर आएगा, और ये नेगेटिव से रिपेल होगा। ये भी न्यूट्रल थी ना, जैसे मैंने वहां पे 3 पॉजिटिव बनाए थे, इधर बना लो, इधर नहीं 3 नेगेटिव बना लो। हुआ क्या, एक नेगेटिव निकला, 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, नेट कितना आ गया, एक ज्यादा ना, मतलब 3 पॉजिटिव प्लस करो -2, कितना नेट चार्ज हो गया अब प्लेट पर, +1। इसको 1 1 करो ना, 1 1 कूलम कर लो। अच्छा, और यहां पर एक नेगेटिव ऐड हुआ है, करो +3 कूलम प्लस -4 कूलम, -1 कूलम आया। देखो चार्ज वहां पे +1 कूलम का बन गया इस प्लेट पे, लेकिन उसी टाइम में -1 कूलम का बन गया, मैग्नीट्यूड सेम है। तभी मैं कह रहा था कि जो Q = CV है ना, CV क्या कह दिया, डेल्टा V करो, हमने डेल्टा V लिखना है भाई, डेल्टा V लिखेंगे। डेल्टा V, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया आपने बैटरी का, ये हाई पोटेंशियल, जो यहां पे पोटेंशियल था वो आपने यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, तभी तो सारा कुछ हुआ है ये। तो मेरे पास ये जो है, ये ऑन आइदर प्लेट है, दोनों में से कोई भी एक साथ नहीं लेनी, एट अ टाइम एक, लेकिन कोई भी ले सकते हो। क्लियर हो गया कैसे चार्ज डेवलप हुआ। अच्छा, सपोज करो मैं क्या करता हूं, मेरे पास अब नेट चार्ज कितना बन गया, +1 बनाना, तो मैं सिर्फ अब एक बना लेता हूं, मैं नेट चार्ज रिप्रेजेंट करूंगा अब सिर्फ इन पे, सपोज, ठीक है, ये एक, ये अब सपोज करो ऐसे मैंने 1000 निकाले थे, तो वो जो 1000 है ना, देखो होने तो अंदर भी चाहिए थे, वो अंदर होते 3D बनाई हुई मैंने शेप, 3D बनाई हुई है, गौर करो, मैं कह रहा हूं कि अंदर भी हो सकते थे, लेकिन मैं इनर सरफेस पे बना रहा हूं सिर्फ, ये देखो इनर सरफेस बनाया। आप बोलेंगे सर ये तो निकल के यहाँ पे हवा में नहीं आ जाएंगे, भाई नहीं, आपने बैटरी इतनी तगड़ी नहीं लगा देनी कि पॉजिटिव इतना रिपेल करे इसको कि ये वहां से निकल जाए, क्योंकि निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, सरफेस से निकलना है, सरफेस पे बाउंड है अभी, तो मैंने ये देख कर निकालना है। हर कैपेसिटर की ना वोल्टेज रेटिंग होती है, इसको कहते हैं वोल्टेज रेटिंग, कि वो कैपेसिटी ना टूट जाए। और यहाँ पे इसका नेगेटिव मैं इधर मान लेता हूँ, ऐसे ऐसे, ये हमें इस तरह दिख रहा होगा। ये सरफेस पे क्यों आया है, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव जो है ना, अब इस नेट चार्ज नेगेटिव इधर आया था, -1 कूलम, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट करते करते ये सरफेस तक आ गए, बाहर निकलने के लिए हमने इतनी बैटरी तगड़ी पोटेंशियल की लगाई नहीं हुई, तो वो वोल्टेज जिस पर कैपेसिटर ब्रेक हो जाए, अगर उससे ज्यादा हो वोल्टेज,
अगर उससे ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस, वोल्टेज कह दिया, वोल्टेज डिफरेंस, अगर उससे ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस दे दिया तो कैपेसिटर ब्रेक हो जाएगा, उसको कहते हैं वोल्टेज रेटिंग। ये भी मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। तो मेरे पास ये वाली जो चीज थी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक चीज याद रखो, अब आओ उस पे जो मैं बोलने लगा था कि व्हाट इज दिस, ये पेंडिंग जो मैंने बोला था ये क्या है। देखो ये अब याद रखो, सिर्फ देखो इसको ना, बड़े बुक में ना बड़ा ऐसे लिखा हुआ है कि मेजर ऑफ एबिलिटी टू, मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की होगी ना, ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। यही है ना? बुक में आपने पढ़ा हुआ है ऐसे, लेकिन आप आए कहां पे हुए हो? एलडब्ल्यू में। जान तो नहीं छोड़नी हमने, जान तो नहीं छोड़नी। मैं कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करूंगा, सुनो जरा। सपोज करो, करूंगा मैं वही एक्सप्लेन, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। एबिलिटी कैसे है भाई, वो भी सुनो, वो भी नहीं ए भी सुनो पंजाबी में। अच्छा जी, देखो मैं लेता हूं 2 प्लेट्स, मैं इन पे सपोज करो पहले बैटरी लगाता हूं 2 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की। 2 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस देने पे ना, सपोज करो 2 वोल्ट्स का 20 वोल्ट करो ना, थोड़ी बड़ी वैल्यूज लें आपको मजा भी आए। 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, उसकी वजह से जो 4 ईयर ने अट्रैक्ट किया सारा मैकेनिज्म फॉलो करके, मेरे पास क्या बन गया? 10 कूलम। 10 कूलम इधर आ गया पॉजिटिव, 10 इधर -10 कूलम। मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं यार देख, मैं ऐसा करता हूं, अब ना मैं दुगनी बैटरी लगाता हूं, इसकी दुगनी, मतलब न्यू मेरे पास क्या है 40 वोल्ट्स, तो क्या चार्ज अब पॉजिटिव 10 होगा? नहीं, चार्ज भी डबल होगा। भैया आपने यहां से जो इलेक्ट्रॉन आपने खींच रहे थे पॉजिटिव टर्मिनल ने, अब आपने ये तगड़ा पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, तो क्या वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा? तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या चार्ज यहां और यहां ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो यहां पे भी करो पॉजिटिव 20 कूलम -20 कूलम। मतलब चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लेट्स का जो चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। ओके, मतलब अब मैं यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालता हूं जो कि कैपेसिटेंस आता है। ए की ये हुन, ये सुनो अब, C इज इक्वल टू Q डेल्टा V। ओ भाई सुनो, 20 वोल्ट्स पे उसने, देखो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस जो चार्ज स्टोर करवाए, 20 वोल्ट सारा का सारा जो करवाए चार्ज, वो 10 कूलम है ना, तो वो मेरे पास होती है उसका चार्ज स्टोर। 20 वोल्ट सारा ने करवाया, वो चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर है। लेकिन उस 20 वोल्ट के अंदर से जो 1 वोल्ट की वजह से यहां पे चार्ज आएगा ना, वो कैपेसिटेंस है। मतलब कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज स्टोर तो अभी भी होना है, चार्ज स्टोर होना इधर प्लेट्स, बट बाय यूनिट वोल्टेज डिफरेंस। मतलब 1 वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और ये, हाँ अब ये क्यों कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी, ये सिर्फ और सिर्फ ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अच्छा, कैपेसिटर को मैं कह सकता हूं कि ये शेप पर डिपेंड करता है, नहीं भी करता। अच्छा एक चीज याद रखो, अच्छा चलें सीक्वेंस में प्रोसीड करते हैं।
कंफ्यूज हो जाओगे, मासूम से लोग हो आप। ठीक है, अच्छा तो 20 वोल्ट की वजह से जो सारा चार्ज आया वो 10 कूलम है, 20 के अंदर जो 1 वोल्ट की वजह से आया वो कैपेसिटेंस है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज डिफरेंस। तो अब मैंने यहाँ पे 40 वोल्ट ज्यादा कर दिया, अब आप बोलेंगे सर कैपेसिटेंस बढ़ गई, और भाई चार्ज भी बढ़ा है। तो अगर C इज इक्वल टू Q ओवर V, पहले क्या था, पहले मेरे पास था 20 वोल्ट्स, सारा पोटेंशियल डिफरेंस नीचे डिवाइड करूंगा तभी यूनिट वोल्टेज के लिए आएगा ना 10 कूलम। तो ये कितना आंसर था 1/2। अब मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस 20 से मैंने किया 40, 410 से हो गया 20, भाई अभी भी 1/2 ही आ रहा है, मतलब यूनिट वोल्टेज के लिए वो उतना ही 0.5 कूलम्स ही स्टोर कर रहा है, 0.5 कूलम्स पर यूनिट वोल्टेज, इस तरह कर लो, या फिर इसको हम फेरेड भी कहते हैं। कैपेसिटेंस को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, C से, लेकिन इसका यूनिट क्या है, फेरेड। अच्छा फेरेड हम ना बड़ा छोटे वाला यूज करे होते हैं, माइक्रो, पीको, इस तरह, नैनो, वो क्यों करते हैं बताता हूं। क्योंकि अगर मैं बड़ा फेरेड यूज करूंगा ना तो मुझे डिस्टेंस एरिया इतना बड़ा रखना पड़ेगा प्लेट का कि वो आपकी घर की पूरी छत के बराबर हो जाएगा, इतनी हाइट हो जाएगी। तो क्या आपने अगर पंखे में लगाना हो तो वो फेवरेबल होगा, तभी हम इसकी कैपेसिटेंस माइक्रोज में लेते हैं, मिलीज में लेते हैं, या नैनोज में लेते हैं। ये समझ आ गई, मतलब कैपेसिटेंस ग्राफ बनाऊं अगर मैं कैपेसिटेंस का, चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट के साथ, अच्छा ये चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट है, आइदर प्लेट, और ये मेरे पास C डेल्टा V, इसके साथ मैं बेशक डेल्टा V बढ़ा दूं, मेरे पास कैपेसिटेंस यहां पर एक फिक्स क्वांटिटी रहेगी। ये देखो ना वोल्टेज मैंने ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन ये एक ही है, ये एक ही वैल्यू पे फिक्स है, कैपेसिटेंस एक ही वैल्यू पे फिक्स है। डेल्टा V मैं बढ़ा रहा हूं जैसे इधर जा रहा हूं, लेकिन डेल्टा V फिक्स क्यों है, क्योंकि डेल्टा V जैसे बढ़ा रहा था चार्ज भी इधर को बढ़ रहा था, तभी मेरे पास कैपेसिटेंस का ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा ये तो है ना कि मैंने कैपेसिटेंस का इनके साथ इंडिविजुअल ग्राफ बना दिया, क्या अगर मैं चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का बना दूं, जैसे जैसे डेल्टा V ज्यादा हो रहा है Q ज्यादा नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, क्योंकि इस तरह है ना ये। अच्छा अब इसका एरिया का तरीका होता है, जो स्लोप का फ्री एंड होता है ना, ये वाला फ्री एंड है इसका, ये तो बाउंड है ना वर्टिसेस के साथ, तो वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो जो अंदर सारा एरिया होगा ना वो कोई फिजिकल क्वांटिटी बता रहा होगा, इधर जो एरिया है ना वो बता रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये हमारा लेदर टॉपिक है, इसको हम पढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेनी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। अच्छा ये आपको पता लग गया, यूनिट फेरेड है, ये भी पता लग गया। कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस यार बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा अब आपको समझ आई कैपेसिटेंस को एबिलिटी टू स्टोर चार्ज क्यों बोला था, कि अच्छा दो कैपेसिटर है, मैं समझाता हूं, कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2, मतलब ये इस तरह बना लो, ये भी इस तरह बना लो, ये किसी और नेचर का बना है या फिर इसकी ज्योमेट्री जिस तरह मैं कैपेसिटेंस चेंज कर रहा हूं, ये एक यूनिट वोल्टेज में ना 10 कूलम स्टोर कर लेता है, और ये एक यूनिट वोल्टेज में वोल्टेज डिफरेंस, शार्ट डिफरेंस लिख लिया करो, ये एक यूनिट वोल्टेज डिफरेंस में ये सिर्फ 2 कूलम स्टोर कर पाया है। तो समझ लगी मैयर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज क्यों बोला था, इससे हमें पता लगता है मैयर, हम इससे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पता लगवा कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि किस कैपेसिटर की एबिलिटी चार्ज स्टोर करने की ज्यादा है। समझ आ गई, आ गई, ठीक है। तो इस किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा हुई, इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा हुई, कैपेसिटी बोला था ना, क्यों कैपेसिटर को आगे कह रहे हैं इस तरह हम, कैपेसिटर क्यों बोला, कैपेसिटी, किसी की ज्यादा किसी की कम, कंडेंसर बता नहीं रहा था। अच्छा अब हमारे पास इसका, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसका डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करती है? इंपॉर्टेंट चीज है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए किस किस पे डिपेंड करती है। सुनो फिर, कैपेसिटेंस दो चीजें हैं। मैं एक सवाल ये करता हूं, ये वाला, और एक मैं सवाल करता हूं डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्क चीज है ना। अच्छा सुनो फिर, ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल में। भाई वो जो मेटल की प्लेट है वो किस मेटल की बनी हुई है, क्या पता कुछ मेटल इलेक्ट्रॉन जल्दी जाने दें, कुछ थोड़ा कम जाने दें, उसके बेस पे हमारे पास कैपेसिटेंस बन जाएगी कि 1 यूनिट वोल्टेज में वो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है। तो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट्स इस पे डिपेंड करती है। अच्छा इसके लिए भी ये है, ये कैपेसिटेंस जो है ना, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, यहां पे आगे लिख दो ऑफ कैपेसिटर, ये जनरल बोल रहा हूं, ये मैंने यहां पे बोला कैपेसिटर, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्पेसिफाई कर दिया है। यहां पे मेरे पास क्या हो सकता है, पैरेलल प्लेट भी हो सकता है, यहां मेरे पास क्या हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, यहां मेरे पास सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। ठीक है ना। तो मैंने दो तभी कंडीशन ज्यादा दी है। नेचर ऑफ मटेरियल पे तो ये भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है। अच्छा इसके साथ ये डिपेंड करेगा शेप पर, ये शेप पर नहीं डिपेंड करेगा, नॉट डिपेंड अपॉन शेप। क्यों? और भाई मैंने बोल ही दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो मैं शेप को कंसीडर क्यों करूं? मैंने तो स्पेसिफाई कर दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं हम, लेकिन यहां पर तो हम कोई भी ले सकते हैं। अच्छा मैं शेप चेंज कर दूं ना, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। ये सारे इसके मैं फॉर्मूलाज आपको पढ़ा दूंगा, साथ एक एग्जांपल भी दे दूंगा, चलो आपकी ज्यादा बेटर ग्रिप आ जाएगी। शेप ऑफ द कैपेसिटर पे जनरली अगर वो आपसे एमसीक्यूज करेगा ना, ये एमसीक्यू है, जनरली पूछेगा शेप ऑफ कैपेसिटर। अच्छा और ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री पे भी करेगा। अच्छा तो डिफरेंस क्या है ज्योमेट्री और शेप के दरमियान? देखो एलडब्ल्यू में आए हो, टेंशन नहीं लेनी, ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री याद रखो डायमेंशंस को कहते हैं। डायमेंशंस में मेरे पास बेसिक जो आ जाती हैं वो एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। मतलब अगर मैं ये दो चीजें चेंज कर दूंगा ना, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। शेप जो है ना, शेप शेप चेंज करने से असल में चेंज, शेप होती है उसकी शक्ल क्या है बस, शेप चेंज करने से ना, देखो सुनो, शेप चेंज करने से डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी, लेकिन डायमेंशन चेंज करने से लाजमी नहीं है शेप चेंज हो जाए। क्यों? ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट है, मैं इसकी डायमेंशन चेंज करता हूं, मैं इसका एरिया बड़ा कर देता हूं, ये लो, ये पहले ये एरिया था सिर्फ इसकी सरफेस एरिया, और अब ये सरफेस एरिया है। शेप तो अभी भी पैरेलल प्लेट है ना, लेकिन मैं ये अगर पैरेलल प्लेट लूं, शेप में इसकी बदल के ऐसे कर दूं, अब डायमेंशंस भी चेंज हो गई हैं। ठीक है ना। तभी मैंने आपको ये दो डिफरेंट केसेस बताए हैं, ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा तो शेप ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा ज्योमेट्री कह लो या डायमेंशंस कह लो, शेप को आप डायमेंशंस नहीं कह सकते। अच्छा ये क्लियर हो गया। मीडियम, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ये चीज आपको पता लग गई। मतलब कि जनरली डिपेंड करता है, जनरली डिपेंड करता है, शेप पे जनरली डिपेंड करता है, लेकिन स्पेसिफिक करोगे पैरेलल प्लेट तो वो डिपेंड नहीं करेगा। ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा जो मैंने ऊपर ग्राफ बनाया था,
क्यू का और डेल्टा वी का, उसकी स्लोप ऐसे आई थी। स्लोप निकालते हैं वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, और स्लोप इक्वल होती है tan थीटा के। वाई क्या है, क्यू, नीचे डेल्टा वी, ये मेरे पास कैपेसिटेंस के इक्वल है, यही है ना, क्यू इज इक्वल टू सी वी तभी आएगा। लेकिन एरिया मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड के इक्वल है, ये मैंने अभी ऊपर बताया है, इसको हम यू कहते हैं, और उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ऊपर डिस्कस, नीचे डिस्कस करूंगा, टेंशन नहीं लेनी। स्लोप हर जगह कांस्टेंट नहीं है, तभी कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। स्लोप यहाँ पे कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट हर मोमेंट पे, क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है चार्ज बढ़ रहा है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो है वो मैं आपके सामने लिखता हूं, ये वाला फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर टी, और ये तब यूज होगा वैक्यूम होगा जब प्लेट्स के दरमियान। लेकिन अगर प्लेट्स के दरमियान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेट्स के दरमियान मीडियम है कोई, तो मीडियम मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, ये मीडियम लिखो यहाँ पे, और ये वाली जो वैल्यू है ये तो इसके इक्वल है ना, इसको वैक्यूम कर लो, तो सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम। ये ई आर निकालो यहां से, तो वो बन जाएगा सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम। जबकि कूलम्स फोर्स के लिए क्या था, कूलम्स फोर्स के लिए इसका ऑपोजिट था, उसमें था एफ वैक्यूम ऊपर था, एफ मीडियम नीचे था। लेकिन इसमें उलट है, मतलब कि यहां पर मीडियम डालने से फोर्स कम होती थी, यहां पर मीडियम डालने से कैपेसिटेंस ज्यादा होती है। क्यों होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पे ये ए क्या है, ये ए जो है ना, ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ आइदर प्लेट, ये बड़ा जरूरी है। और हाँ, एक और चीज, ये इफेक्टिव एरिया कह सकते हो आप इसको। इफेक्टिव एरिया क्यों कहना है, जो अगर सपोज करो ऐसी प्लेट है, एक ऐसी प्लेट है, उसके बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग इतनी बड़ी प्लेट पड़ी है, आपने वही लेना है जो इसके बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग होगा। आपने इसका सिर्फ ये वाला एरिया इंक्लूड करना है जो बिल्कुल उसके कोरस्पॉन्डिंग है, आपने ये वाला इग्नोर कर देना, ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा, तभी इसको इफेक्टिव एरिया करें। जहां पर इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सही वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पर भी है, लेकिन जो आपने कैपेसिटेंस जो होनी है ना, वो इफेक्टिव एरिया पर डिपेंड करेगी। ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, सरफेस एरिया बड़ा होगा ना, सरफेस एरिया में ज्यादा कर दूंगा तो मेरे पास कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी। मैंने बोला ऊपर के डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, और डिस्टेंस अगर मैं बढ़ा दूंगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस। अच्छा, क्लियर हो गया। एक चीज याद रखो, जो कैपेसिटेंस है ना, ये थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। वाई, रीजन क्या है, सवाल तो ये है, वाई। रीजन बड़ी सिंपल है, मैंने अभी ऊपर बोला कि जो चार्ज है ना वो इनर सरफेस पे स्टोर होता है। अच्छा, अब इसकी थिकनेस होती है मोटाई उस प्लेट की, तो इसकी मोटाई ये है ना, ये देखो, समझो बात को, यही है ना, ये मिट गया, एक मिनट जरा, ये देखो थिकनेस मेरे पास क्या है, ये है, ऐसी है। मैं इसकी थिकनेस मोटी कर देता हूं, ऐसे करता हूं, मैं ये कर देता हूं, ये लो। ओ भाई, चार्ज तो अभी भी इनर सरफेस पे है ना, यहां से जितना मर्जी बेशक मोटा कर दो प्लेट को, चार्ज स्टोर इनर सरफेस पे हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बननी है अंदर। समझो मेरी बात को, तभी कह रहा हूं थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, ठीक है ना, ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई। यहां से इसको हम डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये मेरे पास डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
अच्छा, इसके बारे में याद रखो, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस की रेशो है, फेरेड नीचे होगा फेरेड ऊपर होगा, ये कट जाएगा, ठीक है, नो यूनिट। और ये रेशो है किसके दरमियान, सी मीडियम ऊपर, कैपेसिटेंस ऑफ ए मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, ये चीजें आप याद कर लेना, ठीक है। और इसके जितनी ज्यादा होगी उतनी मेरे पास क्या होगी, कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी। क्यों होगी वो डिस्कस करते हैं आगे, वो हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन में। पोलराइजेशन में हम डायरेक्ट डालने से कैपेसिटेंस बढ़ती क्यों है, वो सारा हम डिस्कस कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अब मेरे पास आता है, अब कुछ बिहेवियर्स पढ़ेंगे हम, बिहेवियर्स ऑफ कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्योर डीसी अगर मैं कनेक्ट करूं कैपेसिटर से, या मैं पल्सेटिंग डीसी कनेक्ट करूं कैपेसिटर से, या मैं एसी कनेक्ट करूं कैपेसिटर से, दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं ये। मुझे एक मिनट, मैं ज़रा इनको थोड़ा सा साइड पे करके लिख लूं, ठीक है। तो ये मेरे पास दो चीज़ें हैं। अच्छा, प्योर डीसी का मतलब क्या है, प्योर डीसी का मतलब ये है कि जो वोल्टेज है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम सेम ही रहनी है। पल्सेटिंग डीसी है कि इसमें ना, पल्सेटिंग डीसी का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड जो है ना वोल्टेज का, उस सोर्स का, बैटरी का, और इस तरह की होगी, वो डिफरेंट होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम होगी। इस तरह यहां पे एसी में क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट, और डायरेक्शन वो भी डिफरेंट है, ठीक है। ये वोल्टेज, ये टाइम, इसकी जो कर्व होती है ना वो ऐसे होती है। डायरेक्शन देखो है तो पॉजिटिव में ना, बेशक पहले ऊपर ज्यादा हो रही थी, पीक पर गई, कम हो गई वोल्टेज। ये बताता हूं असल में लॉजिकल मतलब क्या है। और ये मेरे पास जो एसी है, ये वोल्टेज लूंगे टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो था ऐसे तो बनेगा, लेकिन अब नीचे को भी जाएगा, डायरेक्शन भी रिवर्स करेगा। ये देखो ना, ये नेगेटिव में वैल्यूज है यहाँ पे नीचे। अच्छा, ये आपको कंफर्म हो गई चीज। अच्छा, अब होगा क्या, सवाल ये है कि चार्ज फ्लो किसमें करेगा, फ्रॉम वेयर चार्ज विल कंटिन्यू टू फ्लो, विल कंटिन्यू टू फ्लो, वो सिर्फ होगा पल्सेटिंग डीसी में और एसी में। क्यों, प्योर डीसी में चार्ज नॉट फ्लोज, इट गेट्स स्टोर्ड, इट गेट्स स्टोर्ड। फ्लो करना होता है कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना, मूव करते रहना। पहले थोड़ा सा उधर जाओ प्रॉपर, फिर इधर आ जाओ, या फिर उधर ही जाते रहो। लेकिन आप जब उधर ही जाते रहोगे ना तो चार्ज स्टोर हो जाएगा। क्यों, देखो, अब सपोज मैं समझाता हूं। अब ये प्लेट है, मैं इसके साथ लगाता हूं, ये मैंने लिया हुआ है प्योर डीसी, मतलब इसकी जो वोल्टेज डिफरेंस अगर मैं ले रहा हूं ना 10 वोल्ट्स, तो चाहे 1 सेकंड बाद देख लो, चाहे 2 सेकंड बाद देख लो, चाहे 3 सेकंड बाद, वो 10 वोल्ट ही रहनी है। अगर बैटरी 10 वोल्ट की है ना, तो दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो भी 10 वोल्ट आ जाएगा। आइडियल केस कंसीडर कर रहा हूँ, सपोज करो रेजिस्टेंस कोई भी नहीं थी, रेजिस्टेंस सपोज करो कोई भी नहीं थी, तो जितना था उसका। अच्छा, अब अगर ये प्योर डीसी है तो मतलब ये 10 वोल्ट ही रहेगी वक्त के गुजरने के साथ साथ। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन गुजर गया, भाई 10 वोल्ट ही है, मतलब ये 10 वोल्ट रहेगा। तो चार्ज इस पर आके एक फिक्स हो गया, वो स्टोर्ड हो गया। पल्सेटिंग डीसी पे आओ, पल्सेटिंग डीसी मैं लेता हूँ ये, और मैं कनेक्ट करता हूँ पल्सेटिंग डीसी सोर्स, ये मैं लेता हूँ पल्सेटिंग डीसी। होता क्या है, होता ये है कि ये मैं साथ कर्व बनाता हूँ इसकी, वोल्टेज और टाइम।
अभी होता है ये, पीक वैल्यू एज्यूम कर लो इसकी 10 वोल्ट्स, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आगे को जा रहा है वक्त, ये 0 वोल्ट्स हुई, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, मतलब पहले ये 1 वोल्ट था, इसके दरमियान 1 वोल्ट आ गया, जैसे ये 2 वोल्ट हुई, 2 वोल्ट आ गया। अच्छा देखो ना, अब जैसे ये 10 वोल्ट हुई, पीक पर पहुंची यहां पर, तो कैपेसिटर के दरमियान भी क्या आ गया, 10 वोल्ट। अब अच्छा अच्छा, एक चीज कि कैपेसिटर पे कैसे साथ साथ आ रहा है, सवाल तो आना चाहिए आपके माइंड में। यार देखो सिंपल सी चीज है, अभी ये 0 वोल्ट है इसके दरमियान, लेकिन बैटरी 10 वोल्ट की है, तो हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो करेंगे ना, जो यहां से खींच के मैंने पर मैकेनिज्म बताया था, जैसे जैसे चार्ज वो स्टोर कर रहा है, तो ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, आहिस्ता आहिस्ता 10 वोल्ट हो जाएगा। जैसे 10 वोल्ट होगा चार्ज फ्लो रुक जाएगा, जो कि मैंने प्योर डीसी में बात की। लेकिन क्या पल्सेटिंग डीसी में 10 वोल्ट के बाद आके रुकता है? नहीं, अब ये वक्त के साथ साथ कम होता है। मतलब अब बैटरी ना 10 वोल्ट से 9 वोल्ट, ये बैटरी है, ये बैटरी का बता रहा हूं मैं, ये डीसी सोर्सेज हैं, प्लेट्स नहीं है। ये जो पल्सेटिंग डीसी लिखा है ये सोर्सेज की वोल्टेजेस हैं, 9 वोल्ट जा रहा है, 8 वोल्ट, लेकिन वो तो 10 वोल्ट पर हमने पहुंचा दिया है, तो अब 10 से 9 बैकवर्ड फ्लो होने लग जाएगा। मतलब फ्लो रुका नहीं, यहां पर आके 10 वोल्ट ऐसे अटेन हुआ, फ्लो रुक गया, चार्ज स्टोर हो गए, ये लो। यहां पर क्या हुआ, अब ऑपोजिट, मतलब कभी, मतलब ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो ना, ये होने लग गया। ठीक है, अच्छा ये आपको क्लियर होगी। अजान हो रही है, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं एसी में क्या होगा, एसी में कैसे फ्लो करेगा, यही चीज है, लेकिन डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। अब एसी में क्या होगा, जैसे ही इसको ऐसे समझो ना, ये मेरे पास ये प्लेट लगी हुई है, ठीक है, मैं एसी का सोर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब ये टाइम के साथ साथ वोल्टेज का ये रिलेशन है। जैसे ही ऐसे गया ऊपर, तो मेरे पास क्या हुआ, ये इस तरह मेरे पास चार्ज स्टोर हो गया। थोड़ा सा मैं नीट बनाता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट देना है। फ्लो तो करेगा, ये आपको समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा ये ठीक है, अच्छा ये मैं बनाता हूँ प्लेट्स, ये ठीक है, ये मैं इसको एसी के सोर्स के साथ लगा देता हूँ। जैसे ही मेरे पास ये ऊपर को जा रहा है, ये 10 वोल्ट्स कर लो, ठीक है, जैसे 10 वोल्ट्स पे गया, ये आ गया 10 वोल्ट्स पे। अच्छा अब ये जैसे नीचे को आ रहा है, ये जैसे नीचे को आ रहा है 9 वोल्ट्स, 8 वोल्ट्स, अब हाई से लो की तरफ, मतलब पहले अगर ऐसे हो गया था ना और ये नेगेटिव हो गया था, अब क्या हो रहा है, अब ये कम हो रहा है नेगेटिव, जैसे जैसे, क्योंकि ये, क्योंकि अब क्या होगा, अब यहां पहले पहले ऐसे जैसे ये 10 वोल्ट की तरफ जा रहा था, चार्ज इधर को डिपॉजिट हो रहे थे, ये पॉजिटिव हो रहा था, ये नेगेटिव हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स इधर डिपॉजिट हो रहे थे। जैसे ये 10 से कम आ रहा है, अब ये रिवर्स खा रहे हैं, मतलब थोड़े से गायब हो रहे हैं नेगेटिव यहाँ से, और ठीक है यहाँ से थोड़े से पॉजिटिव भी गायब हो रहे हैं। मतलब यहां तक इस वाले पोर्शन तक क्या हुआ, फ्लो तो कर रहा है ना, उधर गया इधर गया, फ्लो कर रहा है, वो प्रूफ कर दिया पल्सेटिंग डीसी से मैंने। ये यहां पे हुई थी चार्जिंग कैपेसिटर की, जैसी यहां से दोबारा कम हो रहा था, यहां पे डिस्चार्जिंग होने लग गई, चार्ज वहां से वापस निकलने लग गया ना। लेकिन अब क्या होता है, अब ये पोलैरिटी चेंज होता है, मतलब पहले अगर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह था ना, अब पॉजिटिव यहां बन जाएगा, तो अब इस पे पॉजिटिव आने लग जाएगा सारा, और इस पे नेगेटिव, जैसे जैसे नीचे को जाएगा, मतलब चार्जिंग दोबारा लग जाएगी, चार्जिंग दोबारा होगी, लेकिन पहले जो चार्ज पॉजिटिव थी ना वो अब पूरी नेगेटिव होगी, ऑपोजिट पोलैरिटी चार्जिंग होगी, विद ऑपोजिट पोलैरिटी। और यहां पे जैसे जैसे फिर वापस दोबारा ग्राउंड की तरफ आएगा, वो दोबारा यहां से रिवर्सल खाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगी, डिस्चार्जिंग। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इन एसी कैपेसिटर चार्जेस एंड डिस्चार्जेस ट्वाइस
इन फुल साइकिल। इन हाफ साइकिल वो तो एक एक बार हो रहा है, फुल साइकिल में दो दो ट्वाइस। ठीक है, यहां से हमारे एक ये चीज भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। ठीक है, प्योर डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। अब यहां से आपको मैं मैथमेटिकली भी बता देता हूं, हमें ये पता है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी, कैपेसिटर क्या रेजिस्टेंस शो करता है चार्जेस को, ये मैं आपको बताऊंगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में, कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर कर दूंगा। अभी सिर्फ इसका फॉर्मूले से याद रखो, एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी सी। जो प्योर डीसी होता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी होती है जीरो, वहां पे तो साइकिल ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है, साइकिल है। लेकिन पल्सेटिंग डीसी एक इस तरह की साइकिल देता है और एसी इस तरह देता है। मतलब पल्सेटिंग डीसी एंड एसी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो है। मतलब अच्छा, अगर मैं प्योर डीसी फ्रीक्वेंसी जीरो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डालूं, तो जब डिनोमिनेटर में आंसर जीरो हो जाए ना तो आंसर इन्फिनिटी आता है। मतलब ये मेरे पास इन्फिनिटी था आंसर, इतनी इन्फिनिटी के वो, तो इसका मतलब क्या है, जब रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की इनफाइनाइट है तो क्या चार्ज फ्लो करेगा। तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया, लॉजिक मैंने आपको बता दी उसकी। मैथमेटिकली आपको अगर कोई बता दे तो आपको लॉजिक भी तो पता होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो है तो डिनोमिनेटर का कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आएगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। ठीक है, ये आपको पता लग गया। एसी सबसे आसानी से फ्लो करेगा, पल्सेटिंग डीसी से भी आसानी से वो फ्लो करेगा। ये चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। अच्छा, कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या है, मैं हर टॉपिक में आपको ना डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशंस की ना असाइनमेंट दे रहा हूँ, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको इनका मास्टर करना है। डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस आपके सामने मैं लिख रहा हूं, आपका असाइनमेंट सिर्फ ये है, आपने फॉर्मूले से इसके बेस यूनिट्स बनाने हैं पहले सारी क्वांटिटीज के, फिर उनको डायमेंशंस में तब्दील करना है। m-1, l-2, t4 और a2, ये आपने फॉर्मूले से c इज इक्वल टू q बाय v से कर लो, या c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट ओवर d से कर लो, जो मर्जी करो, ये लेकर आओ। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए बिकॉज यूएचएस में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर लेंथ मैं डबल कर देता हूं, मतलब डिस्टेंस डबल कर देता हूं, लेंथ विड्थ, लेंथ डबल की, विड्थ डबल करता हूं और थिकनेस भी डबल करता हूं, बताओ कैपेसिटेंस को क्या होगा। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो 4 आ गया। डिस्टेंस को उसने कुछ नहीं किया, ये उसने सिर्फ प्लेट्स की डायमेंशंस दी हैं, डिस्टेंस का कोई तल्लक नहीं है, तो डी वैसे ही आ गया। तो कैपेसिटेंस 4 गुना हो गई। आप बोलेंगे थिकनेस का इफेक्ट क्यों नहीं डाला, मैंने बोला थिकनेस पे डिपेंड करती ही नहीं, तो मेरे पास इसका आंसर क्या होगा 4 टाइम्स। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई। बाकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको सिर्फ यहाँ पे एक चीज और याद रख लो कि ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 हो सकता है। 1 होगा फॉर वैक्यूम, लेस देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इसने हमेशा कैपेसिटेंस को ज्यादा ही करना है। लेस देन 1 कर दूंगा फिर तो यहाँ पर ये लेस देन 1 आ रहा है तो कैपेसिटेंस कम आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली। तो ये सारी चीजें आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। और ये आपको बता दिया कि जब मीडियम में जो कैपेसिटेंस होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी वैक्यूम वाले से, और क्यों होगी ये मैं आपको पढ़ाऊंगा पोलराइजेशन वाले टॉपिक में, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ याद रखो, ये बड़ी ज़रूरी है, ये आपको पता होनी चाहिए, कैपेसिटेंस सिर्फ कैपेसिटर की नहीं होती, कोई भी चीज़ जो चार्ज अपने ऊपर समेट ले उसकी कैपेसिटेंस होगी। कोई कंडक्टर वैसे रोड है तो आपने चार्ज दे दिया उसको, तो उसकी कैपेसिटेंस है कोई। ठीक है ना, ये याद रखो। वो कहाँ से निकालोगे आप, इससे, बस खत्म। उस पर जो वोल्टेज आए हैं उसकी सरफेस पे, और उसकी वजह से जो 400 हुआ टोटल वोल्टेज को डिवाइड कर दो यूनिट वोल्टेज की, आपके 400 आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा अच्छा, अब यूएचएस में क्वेश्चन आया था, वो डिस्कस करना जरूरी है। यूएचएस एक क्वेश्चन देता है बच्चों को, ये बड़ा जरूरी है डिस्कस करना। यूएचएस के 2023 में क्वेश्चन आया डबल लेयर इफेक्ट का। डबल लेयर इफेक्ट का मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके ना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक पेस्ट कर रहा हूं, वो आपने वीडियो देखनी है, आपको वो एमसीक्यू जो यूएचएस 2023 में आया वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको होगी कि मैंने आपको बोला एक कैपेसिटेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलेंगे अच्छा ये तो रिप्रेजेंटेशन है ना, यूनिट नहीं है, यूनिट तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, लेकिन चार्ज का जो यूनिट है ना वो हम कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सी और इस सी में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाला सी ना असल में ये इटैलिक है, इसको ऐसे लिखते हैं जरा थोड़ा सा, और ये वाला जरा थोड़ा हम सीधा लिख देते हैं ये, ठीक है, ये नॉन इटैलिक है। ये आपके वैसे इंटरेस्ट के लिए बताया है, क्योंकि हाँ हो सकता है आपको वो ऑप्शन दे दे, बिल्कुल दे सकता है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, छेड़ सकता है ना, यूनिट तो नहीं है, अलग ही रिप्रेजेंटेशन ही है ये, तो आपको पता होना चाहिए ये उसने इटैलिक है, नॉलेज में था तो आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, अब एक होता है फ्रिंजिंग इफेक्ट। ये मेरे पास अगर एक प्लेट है, ये तो फील्ड यूनिफॉर्म बन रही होती है अंदर, लेकिन साइड से ना ऐसे होने लग जाती है, मतलब यहां पर नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन बीच में यूनिफॉर्म है। ठीक है, ओके, ये आपको क्लियर हो गया क्यों, रीजन क्या है इसकी। इसकी रीजन ये है, मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो चार्ज का ट्रैक है, ये दो प्लेट्स हैं, बट ये पॉजिटिव प्लेट है कि नेगेटिव, ये इसको, अब इसको यहां पर भी चार्ज है सारे, नेगेटिव यहां पर भी हैं सारे, यहां से पॉजिटिव इसको ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये वाला पॉजिटिव इसको इधर लगा रहा है, ये वाला पॉजिटिव इसको इधर लगा रहा है, मतलब अगर मैं बिल्कुल बीच में रखूं ना टेस्ट चार्ज को, तो ये वाला इस पे कंप्रेसिंग फोर्स डाल रहे हैं, मतलब इधर को मिला के, और ये वाले इधर को, तो इनको वो सारा कुछ मतलब इधर से धक्का दे रहा है, इधर से धक्का दे रहा है, ये बीच को निकल रहा है बिल्कुल सीधा, तभी बीच में मेरे पास बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस बन रही हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा यहां पे अगर रखूं मैं, तो अब इस चार्ज की तो इसको डायरेक्ट यहां फोर्स लगेगी, लेकिन ये सारा इसको किधर को उधर नेट रिजल्ट लगाएगा उधर को, लेकिन फिर क्या होगा, ये तो चलो इसको इधर एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये सारा फिर इसको इधर करेगा, तभी थोड़ा सा हमारे पास इस तरह कर्व बनेगा। लेकिन ये फ्रिंजिंग इफेक्ट बहुत कम होता है अगर प्लेट का एरिया बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। जब ये कंडीशन हो जाए ना, तो फिर हम कह देते हैं कि नियरली एजेस में भी यूनिफॉर्म ही है, हालांकि होती थोड़ी थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, लेकिन हम कह देते हैं नहीं ये यूनिफॉर्म ही है। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन भी बताई कि फ्रिंजिंग इफेक्ट कब नलीफाई हो जाएगा। ये भी हमें चीज क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह एमडी कैट के। अब एमडी कैट के एमसीक्यूज पे आपको फॉल्स, आपको साथ साथ मैं एमडी कैट के एमसीक्यूज पे फॉलो करवाता हूँ, ताकि आपको पता हो, आईक्यू के तेज कर रहे हैं तो एमडी कैट के क्वेश्चन बड़े बेसिक से हो जाएंगे आपके लिए, तो वो भी चेक कर लें जरा, सब कुछ इंशाल्लाह साथ साथ चलता रहेगा। मेरा भाई मामा को कह रहे हैं कि आप एक बार कह दो आप मेरे से खुश हो। ये भी सही है, मुझे याद है मैं भी वालदा को कहा करता था। वो कहता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज एन एरिया 2.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अच्छा, एंड अ प्लेट सेपरेशन
एंड अ प्लेट सेपरेशन d is equal to 1.00 millimeter. Find its capacitance. Find its capacitance. अच्छा जी, डेटा क्या दिया पहले? अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पिक्चर बनाओ, आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर माइंड में विद एयर। एयर मतलब ना वैक्यूम के करीब करीब है, तो मैं ना ई आर इसकी ये क्या हो गया सिलेक्ट, ई आर इसकी ना ऑलमोस्ट 1 ही ले लेता हूँ, हालांकि होती 1.0006 है, तो मैं 1 ही ले लेता हूँ यार, कोई नहीं। बिटवीन द प्लेट्स हैज एन एरिया, ओके, ये एरिया ऑफ आइदर प्लेट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑफ आइदर प्लेट है, एंड अ प्लेट सेपरेशन, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। ए डी दिया हुआ है, एयर सिंपल, सिर्फ वो जो हमारे पास होती है ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एरिया, अच्छा एरिया कितना है 2 मल्टीप्लाइड 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर में, स्टैंडर्ड यूनिट्स में मसला कोई नहीं। एप्सिलॉन नोट मेरे पास आ जाएगा 8.85 मल्टीप्लाइड 10 टू पावर -12, डी मेरे पास आ जाएगा 1 मिलीमीटर, -3 को ऊपर ले जाओ, पावर्स को सारा एक साथ लिखो, ये -1 वो में से हो जाएगा +11 हो जाएगा, और ये 9 2 18 होता है, थोड़ा सा कम है, तो 18 से थोड़ा सा कम होगा, 17 पॉइंट समथिंग होगा, मल्टीप्लाइड 10 टू पावर 11, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँ, मैं 1.7 कर दूँ अगर, तो 10 टू पावर 12 हो जाएगा, तो क्या ये फेरेड तो साथ आ रहा था ना, तो क्या मैं 10 टू पावर 12 की जगह पीक को नहीं लिख सकता, अब लिख सकता हूँ ना। अच्छा ये 10 टू पावर -12 के साथ लिखूंगा, यहाँ पे गलती होगी, ये देखो ये गलती, ये -12 था तो यहाँ पे -12 आना था, तो 10 पर -12 आ जाएगा ये फेरेड, तो इसको मैं पीको लिख दूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.77 पीको फेरेड, आंसर आ गया। कुछ एमसीक्यूज और साथ डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा इससे पहले ना मैं आपको ना कुछ चीज़ें लिखवाना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैपेसिटेंस जनरली शेप पे भी डिपेंड करती है, तो मैं आपको ना उनके फॉर्मूलाज बता दूँ एक बार आपकी तसल्ली के लिए, ज़रूरी चीज़ है ना। अच्छा ये इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तो आपको पता है ना, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल वाले का जो फॉर्मूला है ना वो है ए बी कूलम्स कांस्टेंट बी माइनस ए, ये ए बी क्या है मैं बताता हूँ, साथ साथ मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको डायग्राम बना ही देता हूँ इनकी। अच्छा इनके रिलेटेड ना मैं एक क्वेश्चन ऐड कर दूंगा आपकी नोट्स में, चलो अगर प्रैक्टिस कर रही हूँ आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसका तो आपको पता है ना, ये सिंपल ये, अच्छा स्फेरिकल कैसे होगा ये पता होना चाहिए, एक ही अंदर होगा शेल, उसी के बाहर एक और शेल होगा, दो शेल्स के दरमियान, दो मेटल्स के दरमियान होती है ना कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ए डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक लेके बी डिस्टेंस है, समझ आ गई। इस पे मैं पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, इस शेल पे, इस शेल पे मैं -Q ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास प्लेट्स में होता है यहाँ पे पॉजिटिव Q, इधर -Q, इसका फॉर्मूला मेरे पास ये बन गया। अच्छा ये कूलम्स कांस्टेंट है और ये सिंपल लेंस है, आंसर आ जाएगा आपके पास, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं सिंपल। अच्छा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला लिख लो, फिर उसकी डायग्राम बना देता हूँ आपको मैं, लेंथ ओवर 2 कूलम्स कांस्टेंट नेचुरल लोग लो और बी ओवर ए कर दो, ठीक है। अच्छा इसकी डायग्राम भी होनी चाहिए, अब वो भी सुन लो, इस तरह होता है, ये देखो ये एक सिलेंडर बनाया मैंने, ठीक है, ये सिलेंडर बना लिया, ठीक है, बिल्कुल इस यहां पर भी एक सिलेंडर बना दिया ऐसे। अब ये इसके दरमियान बन गया ना एक डिस्टेंस भी, अब यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक बी है, और लेंथ क्या है ये पूरे इसकी नीचे की है, फॉर्मूला हो गया, ये आ गया, नेचुरल लोग ले लेना है, नेचुरल लोग इसका आंसर हो जाएगा 2.73, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हो गया। अच्छा अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, टाइप ऑफ एमसीक्यूज एमडी के में कवर कर रहे हैं ना, तो वो ज़रूरी है चीज़ें आपको कवर करवाना। मैं कहता हूँ
कि मेरे पास ना 4 प्लेट्स हैं, ये 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 ये, और मैं कहता हूँ इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ना D1 D2 D3 D4, ये इक्वल है, चारों सेम है, तो मतलब इन सबको एक एक वाली कर दो, डी के इक्वली कर दो। लेकिन मैं कहता हूं इसको मैं बैटरी के साथ जोड़ता हूं 70 वोल्ट्स की। अच्छा, यहाँ पे एक और मुझे टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट याद है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, मैं वो भी आपको कवर करवा दूंगा। एमडी कैट के सारी डोमेन कवर करवानी मैंने आपको। यहाँ पे मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ 100 वोल्ट्स की पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूँ मैं, याद रखना 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल नहीं लिख रहा। ये 30 वोल्ट्स, ये 10 वोल्ट्स। वो कहता है कि ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये प्लेट सी है, ये प्लेट डी है, इनका जो है ना इनका ऑर्डर लिखो कैपेसिटेंस का, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। सबसे छोटी कैपेसिटेंस कैसे होगी, हमें कैसे पता लगेगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अच्छा, डिस्टेंस तो सारों में सेम है, लेकिन यहाँ पे एरिया तो उसने दिया नहीं हुआ, उसने पोटेंशियल डिफरेंस वेरी किया है। सिंपल क्या करो, सिंपल सिंपल तरीका है, आपको पता है कि अब यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर नेचर ऑफ मटेरियल सारों का सेम है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑल सेम, कंडीशन अप्लाई कर दी मैंने, तो चाहे जो मर्जी डिफरेंस कर दो, चार्ज भी उसके अकॉर्डिंग स्टोर हो रहा होगा, तो कैपेसिटेंस सेम नहीं रहनी। समझ आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। अच्छा, लेकिन मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर लिखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर लिखो, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर लिखो असेंडिंग, और असेंडिंग का मैंने अभी ऊपर मतलब बताया, छोटे से बड़ा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था मैंने डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, डेल्टा डी तो सारों में सेम नहीं है, तो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा नहीं होगी, इसका ज़्यादा है 100 वोल्ट्स। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर बोला है, सबसे छोटा ढूंढो ये वाला, सी डी वाली प्लेट, ठीक है, सबसे कम है। उसके बाद आता है सी वाली प्लेट, उसके बाद C A वाली, उसके बाद CV वाली, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा है। ये टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब हाँ बिल्कुल ये आया मेरे सामने ये वाला कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साथ, ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ये था कि देखो, अगर वो आपको बोल रहा है ना कि आपके पास ना जो पॉजिटिव प्लेट है ये 100 वोल्ट्स पे है, और ये वाली प्लेट है -70 वोल्ट्स पे, ठीक है, और वो ये कहता है कि चार्ज स्टोर्ड होता है ऑन अदर प्लेट पॉजिटिव 10 कूलम, कैपेसिटेंस बताओ। यहाँ पे हमें डेल्टा वी लेना है, चलो चार्ज तो आप लगा दोगे 10 कूलम, या फिर माइनस मैग्नीट्यूड डालना है आपने, 10 लगा दो सिर्फ, डेल्टा वी क्या डालोगे, 100 डालोगे कि -70, भाई भाई डेल्टा वी क्या है, हाई माइनस लो करो यार, 100 -70, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, 100 और 70, 100 से -70 तक जाने में मुझे कितना फासला लगेगा, ये आ जाएगा 170 वोल्ट्स। मुझे मतलब 100 से -70 जाने तक 170 यूनिट्स पीछे जाना पड़ेगा, तभी इसको पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 170 डालूंगा। ये एक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है जो बच्चे गलती करते हैं और मैं वो कवर करवाना चाह रहा था, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे ही एक मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है, ये मैं आपकी ई नोट्स में ऐड कर दूंगा वैसे, कि अगर मैं बोलूँ कि दो कंडक्टर्स के पास सेम चार्ज है,
मतलब दो कंडक्टर्स के पास हैव सेम चार्ज, ठीक है, हैव सेम चार्ज, तो क्या उनके बिटवीन कोई फ्लो ऑफ चार्ज होगा? बिल्कुल हो सकता है, यही तो चीज समझाना चाह रहा हूं। ये मेरे पास है, इसके ऊपर ये चार्ज है इसकी सरफेस पे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें इसमें भी सात सात चार्जेस बनाओ, ये 7 चार्जेस बनाए ना मैंने, इसमें भी 7 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। आप, मैं इनको मेटल वेयर से जोड़ता हूँ, आप बोलोगे कि चार्ज सेम है, नहीं फ्लो करेगा, नहीं, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। चार्ज दोनों का सेम है, लेकिन क्या सेंटर से डिस्टेंस सबका सेम है? इसका आर बड़ा है, इसका आर बड़ा है, मतलब इसका पोटेंशियल यहाँ पर सरफेस पे कम है, इसका पोटेंशियल सरफेस पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा से इधर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से ये चार्ज निकल के इधर जाएगा इसकी तरफ डिपॉजिट, तो इसके पास चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ याद रखो, जिसका रेडियस बड़ा ना वो चार्ज ज़्यादा अकोमोडेट करेगा, ठीक है, ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़। अच्छा, अब अब जो है एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ फिर इसको सॉल्व करते हैं। वो कहता है क्या 470 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ऑफ ईएमएफ 9 वोल्ट्स। मेरे पास ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, फिक्स्ड डायमेंशंस कोई एडजस्ट की होंगी, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करके मेरे पास ये एक आंसर आया। टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ऑफ ईएमएफ 9 वोल्ट्स, कैलकुलेट द चार्ज। सिंपल, ये डेल्टा वी दिया उसने, ईएमएफ होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईएमएफ भी, लेकिन टर्मिनल नहीं होता, वो डिफरेंस जो भी हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम देख लेंगे। Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, क्या निकालना है, चार्ज। C क्या है, C मेरे पास है 470 माइक्रो, डेल्टा V क्या है 9। सिंपल, क्या करो, इसको 47 कर लो तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, 47 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 63, 6 उधर गया 36, ये हो जाएगा 42, तो 423 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली 423 -5, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ 4.23 10⁻⁻5 के साथ +2 आ जाएगा, तो 10⁻⁻3 आ जाएगा, मतलब 4.23 10⁻⁻3 कूलम्स, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह आपका आंसर भी वेरीफाई हो गया कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब सिंपल वो आपसे Q इक्वल टू CV वाले सवाल कर सकता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज़, अगर वो आपको लो पोटेंशियल वाली प्लेट जो है ना, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे रहो, इसका पोटेंशियल दे दे अननोन, और आपको डेल्टा V दे दे जिस सोर्स के साथ लगा है, और आपको चार्ज स्टोर्ड बता दे और कैपेसिटेंस बता दे, और आपसे हाई प्लेट की वैल्यू पूछ ले, वो भी निकल सकती है। Q इज इक्वल टू सी डेल्टा V, Q इज इक्वल टू सी V हाई माइनस V लो, यहाँ से ये निकालनी है, अरेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। Q बाई सी इज इक्वल टू VH माइनस VL, VH इज इक्वल टू Q बाई सी प्लस VL। यहाँ से आप ये भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा पोलराइजेशन का। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। अगर वो आपसे पूछता है, ये मैंने आपको चीज़ें करवाई हुई हैं, मैं फिर वैसे बता रहा हूँ, हम कोई मीडियम अगर अंदर प्लेस कर देंगे ना तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने ना डायरेक्ट्रिक रखा हुआ था, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, पहले मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। सी मीडियम, कैपेसिटेंस मीडियम थी 10 फेरेड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जिसकी वैल्यू है 5। आप डाइलेक्ट्रिक रिमूव करते हो, अब न्यू कैपेसिटेंस बताओ, सी वैक्यूम कर लो या फिर सी एयर कर लो, करीब करीब ही है, तो आप क्या करोगे, कैपेसिटेंस अब कम होगी ना, क्योंकि एस में कम होती है मीडियम के बगैर, कितने गुना कम होगी, इतने गुना कम होगी, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 5 2। या फिर सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, आपको मैंने बताया हुआ है ये वाला, यहाँ से उसने आपने ये निकालना था, तो सी वैक्यूम
सी मीडियम ओवर, या यहाँ से आओ, यहाँ से भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वाला टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट भी सारा का सारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ जो मैं एंड पे करवाऊंगा वो एक बताना ज़रूरी चीज़ है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। फॉर्मूला हमारे पास ना Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, ये हर जगह लगता है, शेप जो मर्जी हो। ये जो हमने स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के कैपेसिटेंस के फॉर्मूला निकाले हैं ना, कि हमने पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू Q इज इक्वल टू सी वी वाले फॉर्मूले में डाल के निकाली है। ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड है फॉर एवरी शेप। एवरी शेप के लिए असल में होता क्या है, ये बदलता है, इसकी वजह से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बदलता है। फॉर्मूला तो एक ही है ना, जनरल फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस क्या है, मतलब मेरे पास देखो, मैं पहले लिख लेता हूं, चलो ठीक है। ये मैंने इसको कर लिया डब्बे में, साथ में ले लेता हूँ एक गोल सी शेप, सफ़ेद बना दिया आपके लिए। मैं कहता हूँ कि भाई ये लो, मैंने इसकी सरफेस पे चार्ज दे दिया पॉजिटिव क्यू, मतलब ये लो बना लेता हूँ, खुश रहो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है सपोज करो वो है r। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, C इज इक्वल टू क्यू ओवर v। क्या होता है यहाँ पे आपको पता है कि, अच्छा डेल्टा v है तो ना इन्फिनिटी से मैं अगर लूँगा ना तो इसका पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, तो वो यही वाला पोटेंशियल आ जाएगा जो सरफेस पे होगा, तभी मैंने सिंपल v लिख दिया है, q ओवर r, ठीक है। अच्छा, चार्ज मैंने कितना दिया हुआ है, ये पॉजिटिव क्यू, तो यहाँ पे कैपेसिटी में सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव क्यू लिख लो। v कितना, ये है वैल्यू, v की वैल्यू यहाँ पे डालो नीचे, के क्यू ओवर r ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये आ गया, मतलब c इज इक्वल टू r बाय के। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता लग गया, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है ये। अब उसने आपको रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया हो, शायद उसने आपको कूलम्स कांस्टेंट दिया हो, आप आंसर निकाल लोगे। अच्छा, कूलम्स कांस्टेंट को खोल के लिख लो। अब कूलम्स कांस्टेंट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखूंगा तो 4 पाई ऊपर चल जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ, मल्टीप्लाई आर आ गया। ये तब है अगर यहाँ पे इसके इर्द गिर्द कोई मीडियम ना हो, लेकिन अगर मीडियम हो सिंपल मैं 4 पाई इसके साथ रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब मुझे अगर वो कंडक्टर का रेडियस दे, मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, ये मुझे पता है, ये भी मुझे पता होता है, वो मीडियम दिया होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कहीं पर भी नहीं आ रहा कि कैपेसिटेंस इसके ऊपर जो चार्ज दिया उस पर डिपेंड कर रही है और जिसका पोटेंशियल उस पर डिपेंड कर रही है, नहीं, चार्ज में ज़्यादा दूंगा तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन रेडियस पर डिपेंड करती है, सिर्फ डायमेंशंस पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे रेडियस ज़्यादा कर दूंगा, ठीक है, पोटेंशियल कम हो जाएगा, चार्ज तो मैंने उतना ही दिया हुआ है, सिचुएशन यहाँ पे पलट जाएगी। क्लियर हो गया, ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।